So last time beta we were doing ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने आपको ये बताया था कि ऑक्सीजन जो है इट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन, ये पिछली बार का ही थोड़ा सा रिकैप है। मैक्सिमम ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। और ये ध्यान रखना है बेटा, एक चीज जो नहीं लिख पा रही हूँ, हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा नेगेटिवली चार्ज होता है प्लस ऑक्सीजन, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए के पॉजिटिव इसके साथ ज्वाइन करता है तो फॉर्म KHbO2। दिस इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिख लेना, क्योंकि अब ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए के पॉजिटिव इसके साथ जुड़ता है। ठीक है, एंड मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज बेस्ड ऑन या डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट है PO2, सेकंड है PCO2, थर्ड है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, एंड फोर्थ है टेम्परेचर। इसका डिक्रीज, इसका इंक्रीज, इसका इंक्रीज, इसका इंक्रीज, PO2 कम हो जाए और बाकी तीनों बढ़ जाए, ये क्या करते हैं, दे प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इनटू किसमें, के पॉजिटिव प्लस Hb नेगेटिव प्लस ऑक्सीजन। डिसोसिएशन मतलब टूटना। अगर ये कंडीशंस हो तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है, बिकॉज क्या कंडीशंस है कि ये टूटता है बेटा, ध्यान से देखो। बिकॉज फर्स्ट है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीजेस, और सेकंड है P50 इंक्रीजेस। पता है ये आपको, ये हमने पिछली बार किया था, यस और नो। ठीक है, और इसमें मैंने आपको और क्या बताया था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व shifts to right। ये हमने किया था ना, और यही चारों कंडीशंस अगर हम बात करें, इफ दिस इंक्रीजेस, दिस डिक्रीजेस, ये भी डिक्रीजेस, और टेम्परेचर भी डिक्रीजेस, तो ये कंडीशंस क्या करेंगी, प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ मोर ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, और दूसरा शिफ्ट और
shifts oxygen dissociation curve to left. Yes or no? ठीक है बेटा? तो ये तो मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया, क्या हुआ क्या नहीं, कैसे होता है, कैसे डिपेंड करता है। अब हम बात करें इसमें, फर्स्ट प्रोसेस करें एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो ये क्या होता है बेटा? इट अकर्स at alveoli in lungs. यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे मोर ऑफ CO2 है। इधर से CO2 एल्वियोलाई में गया, दिस इज ब्लड, एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज किया इन ब्लड। यही होता है, ये हमने किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। So it occurs at alveoli in lungs where CO2 diffuses from blood to alveoli and oxygen diffuses from alveoli to blood. ये हुआ। इससे क्या हुआ? PO2 in blood increases. PCO2 in blood decreases. ठीक है जी। PCO2 कम होता है तो इसका रिलेशन होता है बेटा, H positive ion concentration in blood, at H positive ion concentration in blood decreases. CO2 के साथ इसकी भी कंसंट्रेशन कम होती है, या फिर हम कहेंगे pH इंक्रीजेस। H पॉजिटिव कम होगा तो pH जो है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इज लो इन लंग्स, इस तरह से वो अटैच्ड है कि लंग्स में टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इन सब का आपने नीचे नीचे लिखते जाना, इनका क्या इफेक्ट है? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन increases, P50 decreases.
hemoglobin quickly binds with oxygen to form KHpO2, oxyhemoglobin. हो गया बेटा? यहां तक समझ में आया बेटा? रब कर दूं मैं इसको? सरगम, शिवांशी, मैम जस्ट a second. कर लो कर लो। मैम हो गया। हो गया जी? चलो सेकंड है ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड is pumped by heart to rest of the body ठीक है? oxygenated blood reaches tissues and cells. और वहां जाके क्या हो रहा है बेटा? डिसोसिएशन of oxygen from oxyhemoglobin in tissues. टिश्यूज में पहुंचकर ऑक्सीजन जो है ऑक्सीहीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा। अब क्या है? दिस इज सेल, दिस इज ब्लड। यहाँ पे क्या पड़ा है? ये है आरबीसी। आरबीसी में पड़ा है KHbO2 और बाहर क्या है? ऑक्सीजन dissolved in प्लाज्मा, है ना? ऑल्दो बहुत थोड़ी है, 3% ही ऑक्सीजन है डिसॉल्व इन प्लाज्मा। मैक्सिमम ऑक्सीजन कहाँ पे है? आरबीसी में है। सेल में आपको पता है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यहाँ पे ऑक्सीजन, ध्यान से देखने वाली बात है बेटा, इधर देखो जरा। यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड फॉर्म में है, फ्री फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे CO2 फ्री फॉर्म में है। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर मैं लिखवाऊंगी, बाद में बात करेंगे। इसलिए CO2 इट क्विकली डिफ्यूजेस इनटू द, वैसे भी CO2 जल्दी मूव करता है, ठीक है? डिफ्यूजन कैपेसिटी CO2 की मैक्सिमम है,
तो CO2 क्विकली डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड। जैसे ही CO2 ब्लड में बढ़ा तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज, और फिर उसने धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एफिनिटी कम होती जा रही है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन को छोड़ता जा रहा है। ठीक है, तो लिखो जरा, इन द टिश्यूज, ये हम डिसोसिएशन वाले पार्ट में कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन द टिश्यूज cells have more PCO2, cells have more PCO2 than the blood, than the oxygenated blood. Therefore, CO2 diffuses in the blood, diffuses in the blood. नीचे एरो करो, हाई CO2 कंसंट्रेशन, क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो टेम्परेचर भी हाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट करो, एरो डाल के, हाई CO2 in blood, high temperature in tissues due to release of energy, high H positive ion concentration, ये सब क्या कर रहे हैं, decreases affinity of hemoglobin for oxygen। इससे क्या हो गया, KHbO2 dissociates into K positive plus Hb negative plus O2। The oxygen, next point आ जाइए, free oxygen liberated from hemoglobin quickly diffuses from blood to cells। ठीक है जी, the dissociation of KHbO2 in tissues was first explained by Bohr and thus called as Bohr's effect। और जो हमने कर्व बनाया था, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व
is also called as Bohr's curve. Also called as Bohr's curve. समझ में आई बेटा? तो association of oxygen with hemoglobin occurs in lungs and dissociation of oxygen from hemoglobin occurs in tissue. और यहाँ पे ये मैंने पहले भी लिखा है, फिर भी स्टार डाल के दोबारा से लिख लो. 100 ml of oxygenated blood, 100 ml of oxygenated blood can deliver या transport, can deliver or transport about 5 ml of oxygen, 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions. कोई abnormality, कोई बीमारी ना हो, कुछ ना हो, under normal physiological conditions. ठीक है जी? Is it okay? नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. उसके बाद है, हम पहली बात तो ये है, इट अकर्स बाय ब्लड. ये आपको पता है, ठीक है? एसोसिएशन ऑफ CO2 विद ब्लड और दूसरा क्या है, डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड. It occurs in tissues and dissociation occurs in lungs. CO2 बार बार हम वही चीजें लिखते हैं, डिफ्यूजेस फ्रॉम cells into blood. And is transported in blood in 3 forms. तीन फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड में CO2. कौन सी थ्री फॉर्म्स में? फर्स्ट है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा. सेकंड है एज बाइकार्बोनेट आयंस in RBCs. और थर्ड है एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, HB. HB आप पूरा लिख लेना, एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन.
यहाँ पे पहले एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिए। देयर इज एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। There is an enzyme carbonic anhydrase which is present in small amount in blood plasma and large amount in RBCs. सेकेंड पॉइंट एक और लिख लीजिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, मैंने सीए लिखा है, आपने पूरा लिखना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस in plasma is very slow in action. उसको स्पेशली कंडीशंस नहीं मिली जिसके कारण वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी शो करे, तो बहुत स्लोली काम करता है। Whereas in RBCs carbonic anhydrase works with very high efficiency. वहां पे उसको टेम्परेचर, मिनरल्स वो सब मिल जाते हैं जिसके कारण वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बॉक्स में लिख लो। एक बॉक्स बना लो इसके। और यहाँ पे एक और काम करना बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना 7%, ये है 70% और ये है 23%। मतलब 7% is dissolved in plasma, 70% is transported as bicarbonate ions, 23% is transported as कार्बोनिलोहेमोग्लोबिन। ठीक है जी, ये ऊपर वाला रब कर दो बेटा। सरगम हो गया बेटा? Yes, ma'am. सरगम कैन यू लिसन? Yes, ma'am. ओके जी, Okay. Yes, ma'am. तो अब क्या है, फर्स्ट आ जाती है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। dissolved in plasma. तो CO2 plus water, slow acting carbonic anhydrase and it forms H2CO3। क्योंकि बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है तो ओनली 7% इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लाज्मा। ठीक है, ये काम बहुत धीरे धीरे कर रहा है। दूसरा आ जाता है, क्योंकि ब्लड में CO2 बहुत इकट्ठी हो गई, क्या करे, इधर 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 भाग रही है, वाटर में थोड़ी सी सॉल्युबल हुई, बाकी फिर आरबीसी के अंदर जा रही है। सेकंड है एज HCO3 नेगेटिव। ये कैसे?
बड़ा सा एक हम सेल बनाएंगे। दिस इज आरबीसी। यहाँ पे वाटर प्लस CO2, हाईली एफिशिएंट कार्बोनिक एनहाइड्रेट, H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड। लिखा बेटा यहां तक? अब बेटा आरबीसी में कंडीशंस ऐसी होती है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना वीक एसिड। इस तरह की कंडीशंस है कि ये H2CO3 टूट जाता है किसमें? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये जो HCO3 नेगेटिव है, it diffuses in plasma। ये प्लाज्मा and is exchanged by equal number of chloride ions, Cl negative chloride ions। ये सब ब्लड का पीएच नॉर्मल रखने के लिए है। तो इक्वल नंबर ऑफ Cl यहां गए। ठीक है, फिर हम देखें यहाँ पे Cl नेगेटिव इट कंबाइंस विद K पॉजिटिव। आरबीसी में K पॉजिटिव पड़ा है, ठीक है, टू फॉर्म KCl। ये क्या है? आरबीसी। और यहाँ पे क्या है? दिस इज प्लाज्मा। यहाँ पे HCO3 negative combines with sodium ions to form NaHCO3, potassium bicarbonate। पोटेशियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ये सब क्यों हो रहा है? आप कहोगे कि ये ऐसे ही रहता, या ये टूट भी गया तो ये अंदर ही रहता। नहीं, ये अंदर नहीं रह सकता बेटा, अदरवाइज पीएच जो है वो चेंज हो जाएगा। और ब्लड एक्ट्स एज ए बफर, अपना पीएच स्टेबल करने के लिए ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो एक्सचेंज ऑफ, इसी पॉइंट में लिखना exchange of bicarbonate ions of RBCs by chloride ions of plasma is called as chloride shift। is called as chloride shift। और इसको हम एक और क्या कह देते हैं? हैमबर्गर्स फिनोमिना। is called as chloride shift or Hamburger's phenomena, which maintains pH of blood, which maintains pH of blood।
Is it okay? Yes, ma'am. और यहाँ पे लिख लो, the number of bicarbonate ions moving out are equal to number of chloride ions moving in RBC. लिख लो, number of bicarbonate ions moving out the RBCs are equal to the number of chloride ions moving inside the RBCs. To maintain the ionic concentration. To maintain the ionic concentration. मैम हाँ जी बेटा. मैम एक बार सेंटेंस रिपीट कर दो. The number of bicarbonate ions moving out the RBCs are equal to the number of chloride ions moving inside the RBC. To maintain the ionic concentration. ठीक है. Chloride shift occurs in. Chloride shift किसमें हो रही है? Chloride shift occurs in deoxygenated or impure or venous blood. Or venous blood. नेक्स्ट थर्ड आ जाता है बेटा एज कार्बेनिनो हीमोग्लोबिन. यहाँ पे आपने स्टार डाल के पॉइंट एक लिखना है. रेड पेन है, उससे लिखो हीमोग्लोबिन हैज 250 times more affinity for carbon monoxide than oxygen. कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं. एंड 20 times more affinity for oxygen than carbon dioxide. तो हीमोग्लोबिन एफिनिटी अगर हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर CO2. Therefore, hemoglobin slowly combines with carbon dioxide. तो होता क्या है? This is
RBC, negatively charged hemoglobin, CO2 plus H positive to form HB CO2. This is carbamino hemoglobin. This is RBC. ठीक है जी. So this is transport, मतलब this is association of CO2 with blood. Next point है CO2 is transported to lungs via heart by deoxygenated blood. सारी बॉडी ने ब्लड डाला हार्ट में और हार्ट उसको लेकर गया लंग्स में. 10th में किया हुआ है कि नहीं है आपने? डू यू रिमेम्बर कि राइट साइड ऑफ द हार्ट इट पंप्स deoxygenated blood to lungs through pulmonary arteries. Do you remember? Yes, ma'am. Everybody? ठीक है. Yes, ma'am. अब क्या है? थर्ड आ जाता है dissociation. Dissociation of CO2 from blood. ये ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री पड़ी हुई है, इसलिए ये इधर आसानी से डिफ्यूज कर गए. जैसे ही ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ी, दिमाग में ध्यान दो, तो solubility of carbon dioxide in plasma decreases. H2O plus CO2. This CO2 diffuses here. ये RBC है, यहाँ पे पड़ा है HHB CO2. हाई ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, इसलिए ये भी टूटेगा और CO2 it also diffuses in the alveoli. दिख रहा है आपको? और फिर तीसरा है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो यहाँ पे आरबीसी में क्या पड़ा हुआ है? KCl, और यहाँ पे पड़ा है NaHCO3. ये डिसोशिएट कर जाएगा Na पॉजिटिव प्लस HCO3 और ये डिसोशिएट करेगा प्लस Cl नेगेटिव. Cl बाहर जाता है, HCO3 अंदर आता है. पहले ध्यान दो, लिखो, लिखना बाद में, पहले सुनो. HCO3 नेगेटिव किससे कंबाइन किया? H पॉजिटिव से. H पॉजिटिव कहाँ पे आया? यहाँ से आया. और क्या बनाया?
H2CO3 और फिर ये H2CO3 किस में टूटा, वाटर प्लस CO2 और ये CO2 फिर यहाँ पर रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आप लिखो पहले, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स या एल्वियोलाई इनटू ब्लड कॉजेस, ऑक्सीजन बहुत बढ़ रही है ब्लड में, क्या कॉज किया है, ए है CO2 या हम कहेंगे कॉजेस डिक्रीज इन solubility of CO2 in plasma। दूसरा है dissociation of HHbO2 as HHbCO2। hemoglobin has more affinity for oxygen। और C है reverse of chloride shift and dissociation of H2CO। ये सब कुछ होता है जब ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ जाती है। देखो जरा ध्यान से कर लो, और इन तीनों के कारण क्या हुई, CO2 लिबरेट हो गई ब्लड से। तो अब यहाँ पे लास्ट में पॉइंट लिख लो, ये भी रेड पेन से लिख लेना। every 100 ml of deoxygenated blood, every 100 ml of deoxygenated blood transports 4 ml of CO2, 4 ml of CO2 to the alveoli of lungs। जैसे वो 5 ml ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ पे 4 ml of CO2 to the alveoli of lungs। और फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और स्टार डाल के पॉइंट लिख लो, dissociation of carbon dioxide from blood at lungs is explained by
explained by Haldane. Haldane, Haldane, and is thus called as Haldane effect, and is thus called as Haldane effect. ठीक है जी। तो बेटा ये सारा था एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत आपको। हाँ जी बेटा। मैम हाल्डेन की स्पेलिंग क्या है? HALDANE, हाल्डेन इफेक्ट। ठीक है जी, ये सारा समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हमने पहले भी किया हुआ है बट फिर भी हम एक बार यहाँ पे एक अलग टॉपिक में करते हैं, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। टॉपिक लिखो, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखिए बेटा। ह्यूमन बीइंग्स हैव द एबिलिटी, ह्यूमन बीइंग्स हैव द ability, human beings have the ability to maintain and moderate the, moderate का मतलब होता है इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, to maintain and moderate the respiratory rhythm, respiratory rhythm होता है rate of heartbeat, to moderate the respiratory rhythm according to the demands of the body tissues, according to the demands of the body tissues. मैम एक बार रिपीट करना। दोबारा से सुन लो। Humans have the ability, human beings have the ability to maintain and moderate, the respiratory rhythm, RHYPHM rhythm, according to the demand of the body tissues. Second point लिखिए, this is done by neural system. This is done by neural system. Next point लिखिए, there is a rhythm center for breathing in medulla oblongata of brain. Medulla oblongata of brain. It is called as
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर which controls rate of respiration. Which controls rate of respiration. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अ कीमोसेंसिटिव एरिया, अ कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव मतलब जो केमिकल्स का सेंसिटिव हो। अ कीमोसेंसिटिव एरिया present near the rhythm center, present near the rhythm center is highly sensitive, is highly sensitive to CO2 and H positive ion concentration in blood. मैम हाईली के बाद क्या है? Is highly sensitive to CO2 and hydrogen ion concentration in blood. This, ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया है, this chemosensitive area and chemoreceptors, मैंने आपको बताया था in aorta plus carotid arteries. एओटा आपको पता है बेटा, एओटा जो हार्ट में से लार्ज ब्लड वेसल निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। कैरोटिड आर्टरीज ब्रैकेट में लिख लेना, कैरोटिड आर्टरीज मैंने बताया था, आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू ब्रेन। ठीक है, इनमें कीमो रिसेप्टर्स पड़े हैं, द कीमोसेंसिटिव एरिया एंड कीमो रिसेप्टर्स इन एओटा प्लस कैरोटिड आर्टरीज गेट्स एक्टिवेटेड high CO2 concentration, high CO2 concentration and high H positive ion concentration in blood. और यहाँ पे स्टार डाल के रेड पॉइंट से लिखो, नो इफेक्ट ऑफ लो ऑक्सीजन, नो इफेक्ट ऑफ लो ऑक्सीजन ऑन दीज एरियाज, नो इफेक्ट ऑफ लो ऑक्सीजन और हाई ऑक्सीजन टू दीज एरियाज। और हाई ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन या ज्यादा ऑक्सीजन का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कैसे एक्टिव होते हैं? हाई CO2 से ही एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आफ्टर एक्टिवेशन these areas send signals to the rhythm center of medulla oblongata, to rhythm centers of medulla oblongata, which make adjustments
which make adjustments in breathing to eliminate these substances from the blood. कैसे होती है वो मैंने आपको लिखवाया है. Which make the adjustments in the breathing system to eliminate these substances. ये सब हम कर चुके हैं. अभी हमने अगर आ जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, तो आपने ये वाली टर्म्स लिख देनी है. इस तरह से ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है. ठीक है. उसके बाद अगर वैसे ही आ जाए, अगर स्पेशली आ जाए हाई CO2 कॉजेज इंस्पिरेशन, फिर जो हमने इंस्पिरेशन में आपको लिखवाया था वो आपने लिखना है. ठीक है ना, कि CO2 बढ़ गई, ये सेंटर एक्टिवेट हो गया, इसने रेस्पिरेटरी मसल्स को, इंस्पिरेटरी मसल्स को मैसेज भेजा, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो गई, प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसलिए एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव. तब वो क्वेश्चन करना है. समझ में आए? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. देयर इज अनदर सेंटर, देयर इज another center present in the pons varolai of brain. Called as pneumotaxic center. Which makes या which helps in altering the rate of heartbeat according to requirements of the tissues. ऑल्टर कर देता है, रेट ऑफ हार्टबीट बढ़ा देगा, कम कर देगा. और यहाँ पे अगर साइंटिफिक जो आपकी एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखी हुई है वो ब्रैकेट में लिख लेना. इट मॉडरेट्स द एक्टिविटी ऑफ रिदम सेंटर. मतलब ऑल्टर, मॉडरेशन का मतलब है यहाँ पे ऑल्टर करना. बेटा अगर पॉन्स वेरोलाई नॉर्मल कंडीशंस में, अगर पॉन्स वेरोलाई ना हो तो क्या होगा? जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट, ध्यान दो जब हमने पिछली बार बताया था कि स्ट्रेच रिसेप्टर, एल्वियोलाई एक्सपैंड करेगी तो वो मैसेज भेजेगी पॉन्स वेरोलाई को. पॉन्स वेरोलाई कहेगा बस अब नहीं, इससे ज्यादा इंस्पिरेशन है. बट अगर पॉन्स वेरोलाई ना हो तो क्या हो जाएगा? इंस्पिरेशन होती जाएगी. तो डीप इंस्पिरेशन होगी, एक्सपिरेशन हो नहीं पाएगी क्योंकि ब्रेन को मैसेज ही नहीं मिला. वो तो रेगुलर कही जा रहा है कि ओवर एक्सपेंशन ऑफ लंग्स हुए जा रही है, एक्सपिरेशन होगी नहीं, तो वो अनरेगुलेटेड ब्रीदिंग हो जाएगी. ठीक है, तो लिख लो. न्यूमोटैक्सिक सेंटर controls या न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रिवेंट्स कर लो, prevents the lungs from over inflation. इन्फ्लेट होता है फैलना. It also regulates the amount of air
The body takes in one breath. The body takes in one breath. कितनी हवा अंदर जानी चाहिए? If it is absent, if pons is absent, if pons is absent, it increases the depth of breathing. बहुत हम deep inspiration कर जाएंगे. It increases the depth of breathing and decreases the rate of respiration. And decreases the rate of respiration. मैम हाँ जी बेटा. मैम जो आपने प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम ओवर इन्फ्लेशन, फैलने से ज्यादा. मैंने बताया है कि तब बहुत ज्यादा फैल जाएंगे, तब जाके ब्रेन को पता चलेगा ओहो इतने फैल गए, अब मुझे इंस्पिरेशन बंद करनी चाहिए. ठीक है, पहले इंस्पिरेशन 3 सेकंड्स के लिए होती थी. अगर पॉन्स ना हो तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड्स के लिए. तो लंग्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेट करेंगे. CO2 बहुत ज्यादा जो है वो, CO2 तो नहीं, हम कहेंगे लंग्स बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर जाएंगे. तब जाके ब्रेन को पता चलेगा कि ओहो अब मुझे इनको रिलैक्स करना है, फिर जाके रिलैक्स होंगे. तो आप ये देखो कि अगर 5 सेकंड्स की जो है इंस्पिरेशन ही हो जाएगी तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो तो कम ही हो जाएगी. अभी रेट ऑफ ब्रीदिंग है 12 to 14 टाइम्स पर मिनट. अगर डीप मतलब डेप्थ बढ़ जाएगी इंस्पिरेशन की, इंस्पिरेशन के लिए टाइम बहुत बढ़ जाएगा, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, राइट और नॉट? यस मैम तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंसर है ये क्या कर रहा है, ये लंग्स को ओवर इन्फ्लेशन से रोकता है. अगर ओवर इन्फ्लेट नहीं कर रहे, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा डेप्थ, इंस्पिरेशन की डेप्थ को रोकता है. इसका मतलब बहुत ओवर एक्सेसिव एयर को अंदर जाने से भी रोकता है. ये कंट्रोल करता है कि एक ब्रेथ में कितनी एयर अंदर जाएगी. इज इट ओके और नॉट? समझ में आई? ठीक है, दिस इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग. देखो जरा, अगर कुछ नहीं पता चला तो मुझसे पूछो. और यहाँ पे फिर एक स्टार डाल के पॉइंट लिख लीजिए, एक और रेड पेन से पॉइंट लिखिए. द रोल ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन in the regulation of respiratory rhythm, the role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is insignificant. is insignificant. ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है. इसका रोल है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और ये बेटा मैं आपको जो है एक चीज और बताती हूँ कि ये कैसे. अब क्या है कि जो डीप सी डाइवर्स है, ठीक है, आप जरा अपने वीडियोस ऑन कर लें. जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना बेटा, उनकी एक एक्सरसाइज होती है. वो क्या एक्सरसाइज, क्योंकि उन्होंने बहुत नीचे जाना होता है और वो चाहते हैं कि जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जा रहे हैं, या कुछ ऐसे डाइवर्स है जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं भी लेके जाते. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी एक स्पेशल एक्सरसाइजेज होती है जिससे वो अपने लंग्स में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भर लेते हैं और अपने ब्लड में वो CO2 बहुत ज्यादा कम कर देते हैं. अगर CO2 कम हो जाएगी तो उनको सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. यस और नो? हमने इंस्पिरेशन, इनहेलेशन कब करनी है? जब CO2 का लेवल यहां से यहां हो जाए. ठीक है, नॉर्मल यहां होता है, जब यहां हो जाए तो रिदम सेंटर एक्टिवेट होगा, ब्रीदिंग सेंटर एक्टिवेट होगा. बट वो CO2 को बिल्कुल ही यहाँ पे कर लेते हैं, धीरे 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 धीरे, ताकि उनको जब वो पानी में जाए तो उन्हें जरूरत ना पड़े कि वो सांस लें. ठीक है, और सांस लेने की इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में स्टोर कर ली है.
वो ऑक्सीजन यूज होती रहती है, सांस लेने की उनकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रेन उन्हें मैसेज ही नहीं भेजेगा कि सांस लो। ठीक है, तो वो डीप सी में चले गए। बट कई बार समटाइम्स इट हैपेंस कि ऑक्सीजन तो जल्दी से कंज्यूम हो गई उनकी बॉडी में, बट CO2 का लेवल यहीं पर पहुंचा। ब्रेन ने कब एक्टिवेट होना था? जब CO2 लेवल यहाँ पे पहुंचेगा, बट वो CO2 इतना ही पहुंचा, ऑक्सीजन सारी कंज्यूम होगी, CO2 इतना ही पहुंचा, ब्रेन को पता ही नहीं चला। ब्रेन ने उनको कहा ही नहीं कि भी सांस लो, उन्हें पता ही नहीं चला कि हमें सांस लेना चाहिए, बट ऑक्सीजन की कमी से वो पानी में ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, हम उनको कहें कि पागल है, डीप सी डाइवर था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो पानी से बाहर आ जाता, सांस ले लेता, बट क्योंकि उनके ब्रेन ने मैसेज ही नहीं भेजा, उनके ब्रेन ने लंग्स के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया जिससे हवा अंदर को जाए, उनको पता ही नहीं चला कि हमने सांस लेनी है, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से वो पानी में ही बेहोश हो गए, और जब वो बेहोश हो गए तो वहीं पे मर गए, अगर किसी ने नहीं देखा। डू यू गेट मी? तो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, बट CO2 यहाँ नहीं पहुंची थी, इसलिए वो मरे। So this also shows that CO2, it activates our nervous system to pursue inspiration, inhalation या breathing. So breathing is controlled by CO2 concentration and not the oxygen concentration. Is it okay? ठीक है जी? हाँ जी बेटा बोलो। मैम ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हुई? बेटा इंक्रीज क्या हुआ उन्होंने कि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा भरी नहीं गई लंग्स में, बट कुछ एक्सरसाइजेस के कारण, नहीं तो नॉर्मल सी डाइवर्स इतनी CO2 है उसको इतना कम कर लेते थे, बट उस सी डाइवर ने कुछ क्या किया, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी है जिससे CO2 इतनी कम हो गई, तो CO2 बनती गई बनती गई बनती गई, यहाँ तक तो पहुंची, बट यहाँ तक नहीं पहुंची। ठीक है, बट ऑक्सीजन क्योंकि ब्लड में ज्यादा नहीं थी लंग्स में, इसलिए वो बेहोश हो गए। ठीक है बेटा, ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती है। और बोलो, एनीथिंग एल्स? तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आप यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखो कि डिजीजेस, डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने करनी है। डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यू हैव टू टॉपिक लिख लो, ये आपने मुझे करना है, ये मैं आपको अगली बार बताऊंगी जरूर क्या है क्या नहीं, बट ये आपने लिखने हैं कॉपी में। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ये सारा चैप्टर आप पढ़ के आएंगे, इसके क्वेश्चंस हम क्लास में ही करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे अगली बार। ये डिजीजेस डिस्कस करूंगी, कोई डाउट्स है आप मेरे से वो पूछोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं एक असाइनमेंट तैयार करूंगी, ठीक है, उसके आप क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन उससे अगली बार आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो जाएगा। डू यू गेट मी? ठीक है, नेक्स्ट टाइम आज है ट्यूसडे, Yes, है ना? Wednesday. वेडनेसडे। चलिए, तो फ्राइडे जो है आपका क्या हो जाएगा, दैट इज सब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, एंड मे बी ऑन संडे यू विल हैव, मे बी ऑन संडे और मंडे, वट एवर इट विल बी, यू विल हैव ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑल्सो। इज इट ओके? अच्छा सा करना है ताकि आपके कम से कम 80% मार्क्स कम से कम आए। ठीक है, एक रखो कि हमारे इससे कम तो होने ही नहीं चाहिए। इजी टेस्ट, इजी बायो में क्या इजी क्या मुश्किल, सब कुछ ही ठीक होता है। ठीक है, तो 80% से तो कम होने ही नहीं चाहिए, इससे आगे हमने 2 साल हमने उससे आगे बढ़ाना है, 80% तो हमारे ऐसे ही आ जाए। ठीक है क्या? और हमने किसकी तरफ, 80 से 100% की तरफ जाना, इससे नीचे हमने गिरना नहीं। ठीक है, और बायो कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, थोड़ा सा पढ़ोगे आ जाएगी।